नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। सेकंड चैप्टर बड़ा होने के कारण इस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसके पहले के लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सीमेंट के प्रकार। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मित्रों, जैसा ये सीमेंट का प्रकार है, यह मार्केट में साधारण रूप से मिलता है, लेकिन इसकी 3 ग्रेड होती हैं: 33, 43 और 53। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इसमें जो 33 ग्रेड की सीमेंट है, यह मार्केट में आपको जो नॉर्मल सीमेंट लेते हैं वो 33 ग्रेड का ही होता है। ठीक है, बाकी अगर आप 43 या 53 लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट में ऑर्डर देके मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीमेंट जो है ये 3 ग्रेड में आता है: 33, 43, 53। 33 क्या है? 33 जो है वो इसकी 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य है। ठीक है, सीमेंट के क्यूब का ध्यान रखिएगा। सीमेंट के क्यूब का माप कितना होता है? 70.6 mm। ठीक है, तो 3 दिन की इसकी संपीड़न सामर्थ्य कितनी होगी? 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 28 दिन की कितनी होगी? 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी तरीके से 43 ग्रेड की कितनी होगी? 3 दिन की संपीड़न सामर्थ्य 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा 28 दिन की कितनी होगी? 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 53 ग्रेड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन की होगी 27 और 28 दिन की होगी आपकी 53, है ना। तो जो ग्रेड हैं, जैसे 33 है तो 28 दिन की 33, 43 है तो 28 दिन की 43 और 53 है तो 28 दिन की क्या होगी? 53 उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस ओपीसी 3 ग्रेड में आता है। नॉर्मल इसका जो ग्रेड है वो 33 है। बाकी अब 43 और 53 आप ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। इनका यूज बड़े बड़े कार्यों में होता है, जो वर्क बहुत हैवी होते हैं, जैसे डैम हो गया या आपका ब्रिज हो गया या प्री स्ट्रेसिंग के वर्क हैं, उसमें आप इसको यूज करिएगा। शीघ्र कठोरी सीमेंट। यह सीमेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि सीमेंट अगर उसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों स्ट्रेंथ कम होगी? क्योंकि सीमेंट का पार्टिकल साइज बड़ा होने का मतलब ही यह है कि उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होना है उसमें टाइम का ज़्यादा लगना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप जो सॉइल ले लीजिए और उसके बाद सॉइल के कुछ ऐसे पार्टिकल लीजिए, अलग कर लीजिए जो थोड़े बड़े साइज के हों, ढेले हों, लम्प्स हों, जिसमें उसको अलग कर लीजिए। दोनों में पानी डालिए, कौन से सॉइल का पार्टिकल पूरी तरीके से भीग जाएगा? जिस सॉइल का पार्टिकल फाइन होगा। जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो वाटर का कांटेक्ट बढ़ेगा तो जल्दी पूरी तरीके से वो पानी में भीग जाएगी। उसी तरीके से सीमेंट में जितनी फाइन होगी उसका एक एक पार्टिकल उतने ही कम समय में क्रिया कर लेगा पानी से। और जैसे ही सीमेंट का पार्टिकल पानी से क्रिया करता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। चूंकि वो कैसी रिएक्शन होती है? एक्साथर्मिक रिएक्शन होती है या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो 120 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा निकलती है। ठीक है, शीघ्र कठोरी सीमेंट में इस ऊष्मा की जो दर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस सीमेंट को साधारण सीमेंट की तुलना में अधिक महीन पीसा जाता है। यह सीमेंट सामान्य सीमेंट की तुलना में जब अधिक जल्दी स्ट्रेंथ आती है तो कठोर भी जल्दी हो जाएगा और सामर्थ्य भी जल्दी गेन कर लेगा। शीघ्र कठोरी सीमेंट के प्रारंभिक एवं अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो इसके जो शीघ्र कठोरी सीमेंट है, इसके प्रारंभिक एवं अंतिम जमाव काल जो होते हैं, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होते हैं, वो नॉर्मल सीमेंट जैसे ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हम जिप्सम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जिप्सम में अगर परिवर्तन करते तब जाके वो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में परिवर्तन होता। ठीक है, अब चूंकि ये जल्दी स्ट्रेंथ दे देता है तो आप फर्माबंदी भी आप जल्दी हटा सकते हो। पीसने में टाइम ज़्यादा लगता है,
ठीक है, मेहनत ज़्यादा लगती है और आपका जो ईंधन खर्च होगा वो भी ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से साधारण सीमेंट से इसकी जो परसेंटेज है लागत की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो 10% तक इसकी लागत साधारण सीमेंट की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसे शीघ्र सामर्थ्यग्राही सीमेंट या कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इसको सीमेंट को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड की 2% तक मात्रा मिला दी जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड एक्सीलरेटर या किसकी तरह काम करता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने की तरह काम करता है या त्वरक की तरह काम करता है। ठीक है, और चूंकि CaCl2 मिला देते हैं तो यह जल्दी कठोर हो जाता है। शीघ्र जमने वाला सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। इस सीमेंट में जिप्सम की मात्रा को कम कर दिया जाता है क्योंकि जिप्सम क्या काम करता है, मंदक का कार्य करता है, रिटार्टर का कार्य करता है। तो इसकी मात्रा को कम कर देते हैं जिसके कारण सीमेंट जो है वो जल्दी जमने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इस सीमेंट को क्विक सेटिंग सीमेंट बोलते हैं या शीघ्र जमने वाला सीमेंट बोला जाता है। इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 5 मिनट का होता है और अंतिम जमाव काल या फाइनल सेटिंग टाइम कितने का होता है, 30 मिनट का होता है। आप सभी लोग दिमाग में ज़रूर रखिएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी तीनों विकाट ऑपरेटर से ही निकालते हैं। बस कंसिस्टेंसी में क्या करते हैं, प्लंजर का यूज करते हैं और इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में किसका यूज करते हैं, निडल का यूज करते हैं। ठीक है, अल्प ऊष्मा सीमेंट, लो हीट सीमेंट। इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, सबसे जल्दी क्रिया करता है। जैसे ही पानी मिलाते हैं C3A और C4AF की कोई व्यक्तिगत स्ट्रेंथ नहीं होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और तीसरा जो पहला कंपाउंड है आपका C3A, यह सबसे जल्दी क्रिया करता है, सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। अगर हम C3A की मात्रा को कम कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर जो रिएक्शन करता है वो कौन सा है, वो C3S है। और तीसरे नंबर पर जो रिएक्शन करता है वो क्या है, C2S है। तो हम सबसे कम जो जिसकी दर है रिएक्शन की उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे अभिक्रिया जो है बहुत देर तक चले, ऊष्मा धीरे धीरे निकले। ठीक है, तो इस प्रकार की सीमेंट बनाने के लिए हम C3A की मात्रा को कम कर देते हैं या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को कम कर देते हैं और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसके दौरान आपकी ऊष्मा जो है वो कम निकलती है हीट ऑफ हाइड्रेशन के टाइम पर। और जब ऊष्मा कम निकलेगी तो जमने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अल्प ऊष्मा जो सीमेंट है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, ऐसे कार्यों जहाँ पर कम ऊष्मा निकलती हो, ज़रूरत हो हमें कि वहाँ पर कम ऊष्मा निकले। ठीक है, अब ऐसी कौन सी जगह होंगी जहाँ पर मास कंक्रीटिंग होगी। मास कंक्रीटिंग मतलब कंक्रीट की मान लीजिए 1 से 2 मीटर 3 मीटर तक की आपको लेयर ही लगानी है, कंक्रीटिंग ही करनी है। जैसे सी में कंक्रीटिंग करनी है या कहीं बहुत जगह बहुत बड़ी फाउंडेशन डालनी है, आप वहाँ क्यूरिंग नहीं कर सकते, उसके अंदर तक पानी नहीं पहुँच सकता है, तो ऐसी जगहों पर आप लो हीट सीमेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे पहले क्रिया करता है, सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। इसके कारण सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से भी यह क्रिया कर लेता है। तो इसकी मात्रा 5 से 6% तक सीमित कर दी जाती है, जिसके कारण यह बहुत जल्दी सोडियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा तो ये सल्फेट से क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो इसीलिए सीमेंट को क्या बोला जाता है, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को कम कर दीजिए और सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, स्लैग। देखिए, जो वात्या भट्ठी होती है तो वात्या भट्ठी से हम क्या करते हैं, जो अयस्कों का सांद्रण किया जाता है ना। तो अयस्कों को जब निकाला जाता है, अयस्क मेटल को निकाले जाते हैं, ठीक है, मिनरल से, तो फिर क्या करते हैं, उसमें से जो कचरा निकलता है या जो बेकार पदार्थ निकलते हैं तो उसको बोलते हैं धातुमल या स्लैग। तो उस स्लैग में मेटेलिक पार्ट होता है, उसको क्लिंकर के साथ ही पीस लिया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट मिलाकर और क्लिंकर के साथ धातुमल को मिलाकर पीस कर
इस तरह के सीमेंट का, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है। धातुमल स्लैग सीमेंट। अब ये जो आपकी सीमेंट है ये प्योरली धातुमल पर डिपेंडेंट है। ठीक है। उसमें क्या है, आपका जो एनर्जी है वो सल्फेट के लिए C3A की मात्रा को कम करते हैं। इसमें क्या है, आप ऐसा करिएगा, C3A की मात्रा को कम नहीं कीजिए, आप क्या करिए, इसमें जो है वो ग्रेनुलर धातुमल इसमें मिला दीजिए। तो इस सीमेंट को बनाते समय क्लिंकर में 35 से 65% तक रवेदार, का मतलब ग्रेनुलर है ना, जो जिसके मतलब रवा हो, पार्टिकल्स जैसा हो, ऐसा धातुमल पीस लेते हैं। ऐसा नहीं एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, थोड़ा सा उसमें पार्टिकल रह जाए, है ना। जैसे आप साल्ट को देखते हैं, साल्ट कैसा होता है, रवेदार होता है। तो उस तरीके से आप इसको पीस लेते हैं और पीस के उसके बाद धातुमल जो है सीमेंट का निर्माण करते हैं या स्लैग सीमेंट का निर्माण करते हैं। सस्ता पड़ता है, बट चूँकि धातुमल की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी तराई बहुत ज़्यादा दिनों तक करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन है वो बहुत स्लो चलती है। उसके बाद क्या है कि स्थूल कंक्रीट जो है, ऐसे जो कार्य हैं तो मास कंक्रीटिंग के लिए इस टाइप की जो सीमेंट है उसका प्रयोग करते हैं। स्थूल कंक्रीट कार्य कौन से होते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था, जहाँ पर आपको मास कंक्रीटिंग वर्क्स हो, ज़्यादा मात्रा में कंक्रीट डालनी हो, वहाँ पर ऐसे यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की जो कंक्रीट होती है उसको ऐसी जगह कभी नहीं यूज करिए जिस जगह हमको इंस्टेंट स्ट्रेंथ चाहिए, हाइट ऑफ हाइड्रेशन का रिएक्शन बहुत फास्ट चाहिए, तो ऐसी जगहों पर आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जो कार्य बहुत ज़्यादा प्रेशियस ना हो तो वहाँ पर भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, सस्ती होती है सीमेंट। या वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट जो है टाइल्स लगाने में, मार्बल्स लगाने में, इनमें काम आता है। इस सीमेंट का निर्माण जो है वो दूधिया सफ़ेद चाक से बनाया जाता है। ठीक है। इस सीमेंट का जो रंग होता है वो दूधिया सफ़ेद रंग का होता है, एकदम वाइट। ठीक है। इस सीमेंट में लौह ऑक्साइड, मैग्नीज नहीं होते हैं। आपको सब पहले से पता है कि जो आयरन ऑक्साइड होता है वो कैसा कलर देता है, भूरा देता है या फिर आपको रेडिश कलर देता है। ठीक है। या इसकी मात्रा 1% से भी कम होती है। सफ़ेद सीमेंट को फ्लोक्रीट, स्नोक्रीट, सिल्वीक्रीट इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह सीमेंट नॉर्मल सीमेंट से या OPC से 3 गुना महंगा होता है। जहाँ भी हमें नॉर्मल सीमेंट या साधारण सीमेंट की मैं बात करूँ, आप ये समझ जाइए मैं OPC 33 ग्रेड की बात कर रहा हूँ। कलर्ड सीमेंट, अलग अलग वर्क कार्यों के लिए, अलग अलग वर्क्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स के लिए, वर्क्स के लिए हमको क्या है, कलर्ड सीमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो रंगीन सीमेंट के लिए नॉर्मल जो आपकी सीमेंट है या वाइट जो सीमेंट है उसमें आपको क्या करिए, पिगमेंट मिलाते हैं। ठीक है। पिगमेंट क्या है, आपके वर्णक हैं जो आपका रंग देते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स के नाम दिया हूँ, और इसके पेपर में भी पूछा जाता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर देता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। तो इस प्रकार के सीमेंट जो है वो 5 से 10% तक सीमेंट के वजन का, जहाँ पर किसी में भी कहीं पर लिखा हो ऐसा कि एक्स का 5 से 10%, मतलब जो एक्स की टोटल वैल्यू है उसका 5 से 10%। तो जब यहाँ पर सीमेंट की बात हो रही तो सीमेंट के वजन का 5 से 10%, है ना। तो इतने जो है उचित वर्णक या उचित कलर मिला दिया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो लाल, पीले, भूरे रंग देता है, रेड देगा या हल्का येलोइश कलर देगा या फिर ब्राउनिश कलर देगा। मैग्नीज ऑक्साइड ब्लैक और ब्राउन रंग देगा, ये काला और भूरा देगा। कोबाल्ट जो है नीले कलर का रंग देगा। क्रोमियम ऑक्साइड हरे रंग के लिए। एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जब क्रोमियम ऑक्साइड आ गया है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये क्रोमियम ऑक्साइड है ये क्या करता है, आप कहीं पे पूछा जाता है कि ग्रीन कंक्रीट क्या होती है, ग्रीन कंक्रीट क्या होती है या हरी कंक्रीट क्या होती है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि पिछले कुछ वर्षों में ही एक शिफ्ट में SSC JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरी कंक्रीट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, क्रोमियम ऑक्साइड का ग्रीन कंक्रीट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीन कंक्रीट वहाँ भी उसको भी बोला जाता है जो कंक्रीट ताज़ी होती है ना।
तो उसको ताजी कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट या हरी कंक्रीट भी बोला जाता है। बट अगर कहीं पेपर में ऑप्शन आए या आप पिगमेंट्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप सीमेंट में जब बात करेंगे तो क्रोमियम ऑक्साइड का भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, इस सीमेंट को क्लोरोक्रीट के नाम से जाना जाता है, कलर से ही बना हुआ है क्लोरोक्रीट, है ना। क्लोरो मतलब कलर, है ना, कलर्ड, और क्रीट मतलब कंक्रीट का पार्ट। ठीक है, तो इसके नाम से जाना जाता है। रंगीन सीमेंट की जो सामर्थ्य होती है वह साधारण सीमेंट की 90% होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि हम जो वर्णक मिलाते हैं उसकी खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो अगर इसमें वर्णक नहीं मिलाते तो प्योर सीमेंट का पार्टिकल होता, तो वर्णक मिला देने से उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा सा कमी का आभास होता है, कमी होती है उसकी। तो कितने प्रतिशत कमी होती है? 10% की, लगभग 90% उसकी स्ट्रेंथ रह जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजोलाना सीमेंट। तो पोजोलाना सीमेंट या साधारण सीमेंट के क्लिंकर में लगभग 70% तक पोजोलाना पदार्थ, याद रखिए पोजोलाना पदार्थ कौन कौन से हैं। देखिए, पोजोलाना मतलब जैसे राखी टाइप का, जैसे कोई कहीं की राख है ना, या मिट्टी है एकदम बर्न्ट हो गई है, कैल्सिनाइड हो गई है, ठीक है, या फ्लाई ऐश है, या आप चावल की भूसी को जो है वो उसको जला दीजिए, बर्न कर दीजिए, है ना, और उसके बाद उसका जो पाउडर बचे ब्लैक कलर का या हल्का सा वाइट कलर का, है ना, डार्क में, तो उसको जो है पीस कर जो है किस में निर्माण किया जाता है? पोजोलानिक सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो सीमेंट का जो क्लिंकर होगा उसकी मात्रा कितनी होगी? 70%। और जो आपका फ्लाई ऐश होगा या आपका पोजोलाना पदार्थ होगा उसका परसेंटेज कितना होगा? 30%। इन दोनों को मिलाइए और मिलाकर पीस कर आप क्लिंकर बनाइए। क्लिंकर के साथ पीस कर जो सीमेंट बनाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, इसमें सल्फेट का प्रभाव कम पड़ता है। सल्फेट का प्रभाव कम क्यों पड़ता है? क्योंकि इसकी जो क्रिया करने की दर होती है वह नॉर्मल होती है। ठीक है, यह ओपीसी सीमेंट की तरह ही वर्क करता है और ओपीसी, इसकी स्ट्रेंथ जो है ओपीसी सीमेंट के तहत ही होती है। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, अब हाई एल्यूमिना सीमेंट। इस सीमेंट में एल्यूमिना लगभग 35% तक होता है। अगर एल्यूमिना बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन का रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन का रिएक्शन अगर फास्ट होगा तो फिर क्या होगा? तब ये होगा कि जब भी जैसे आप सीमेंट लगाएंगे कहीं पर तो तुरंत वह जमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस सीमेंट में तुषार मतलब पाला, ठंडी, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। सीमेंट में अधिक ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसका प्रयोग मास कंक्रीटिंग या बल्क कार्यों में नहीं किया जा सकता या भारी कार्यों में नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं स्थूल कार्यों में नहीं किया जा सकता। तो हिंदी के वर्ण हैं स्थूल और भारी, दोनों एक जैसे हैं, एक ही हैं। और बल्क और मास, इसमें से आप कोई वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं जलत्रास सीमेंट या हाइड्रोफोबिक सीमेंट या वाटर रिपेलेंट सीमेंट, एक ही हैं सारे नाम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई एक सीमेंट का पार्टिकल है हमारे पास, देखिए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोई एक सीमेंट का आपके पास पार्टिकल है। ठीक है, तो उस सीमेंट के पार्टिकल में क्या करिए, ये पार्टिकल ले लिया आपने। अब इस पार्टिकल के ऊपर आप क्या करिए, एक लेयर और लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ये मान लीजिए कोई पॉलीथीन की लेयर है, फॉर एग्जांपल आप समझिए इसको कि ये पॉलीथीन की लेयर है। अब इसको आप पानी में डुबो दीजिए। जब इसको आप वाटर में डुबोएंगे तो क्या इस सीमेंट के पार्टिकल पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नहीं क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसके ऊपर पॉलीथीन है। तो इस तरीके से हम ये जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट है इसका निर्माण करते हैं कि हम सीमेंट को ज़्यादा दिनों तक बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में या हम पानी में भी स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो क्या करिएगा, इस सीमेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेरिक, बोरिक, ओलिक एसिड में सीमेंट के पार्टिकल को डुबो दिया जाता है। और जब इनके ऊपर तो इनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, और जैसे इन पर परत चढ़ती है
जब हम सीमेंट के साथ मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर उस परत से काम क्रिया नहीं कर पाता है, और जब हम सीमेंट को एग्रीगेट के साथ मिक्सचर में मिलाते हैं और 2.5 से 3 मिनट तक मिश्रित किया जाता है, और फिर क्या होता है, वाटर डिपेंडेंट जो लेयर है, जल प्रतिकारी लेयर, वो क्या करती है, टूट जाती है, या परत जो है वो टूट जाती है और अंदर का जो सीमेंट पार्टिकल है वो पानी से क्रिया करने लगता है, तो नॉर्मल सीमेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्लीपर सीमेंट की। यह एक उच्च सामर्थ्य वाला सीमेंट है। स्लीपर जो रेलवे के स्लीपर बनाते हैं, क्योंकि इसमें प्रेस्ट्रेसिंग करते हैं इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, और यह साधारण सीमेंट से जो सामर्थ्य है वो जल सीमेंट अनुपात के आधार पर 40 से 80% अधिक होती है। ठीक है, ऑयल वेल सीमेंट, देखिए जब हम बहुत ज़्यादा गहराई में कुएं में आपको 3000 मीटर पर, है ना, तो इस तरीके से ज़्यादा गहराई पर जब हम जाते हैं और हमें कोई निर्माण करना होता है या तली बनानी होती है कुओं की, तो हमें वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, और इतने टेम्परेचर पर हमारे जो यहाँ के सीमेंट हैं वो क्रैक आ जाएंगे, जल्दी उसमें जमा हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत फास्ट होने लगेगा। तो इसलिए इस सीमेंट में बेंटोनाइट, बेराइट या फ्लाई ऐश मिलाते हैं, जिससे अधिक तापक्रम पर भी यह कार्य कर सके। तो तेल कुआं जो होते हैं, है ना, जो ऑयल वेल हैं, उनमें हम इनको तेल या गैस के कुएं में आपका लाइनिंग के लिए काम करते हैं। लाइनिंग बोले तो अस्तरण, है ना, LINING। ठीक है, प्रसारक सीमेंट, देखिए नॉर्मल सीमेंट जमने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सीमेंट जमने का रीजन क्या है, श्रिंक होना, है ना, श्रिंकेज ही तो है सीमेंट जमने का रीजन। लेकिन जब सीमेंट सिकुड़ रहा है तो सिकुड़ने पर क्या होगा, जैसे सीमेंट सिकुड़ेगा उसके पार्टिकल के बीच में टेंशन आएगा तो फिर क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो यह सीमेंट जो है उसमें हम कुछ ऐसी मटेरियल मिलाते हैं, उस मटेरियल का नाम है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, मिलाया जाता है, जिससे सीमेंट जो है वो जितना सिकुड़ना है उतना सिकुड़ता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा फैलता है। तो ऐसे सीमेंट को संरचनाओं में जहाँ ज़्यादा दरारें आती हैं या मेंटेनेंस करना होता है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, जलग्राही सीमेंट, तो एयर इंट्रेनिंग सीमेंट क्या होती है, देखिए सीमेंट में वर्केबिलिटी का बहुत महत्व है। वर्केबिलिटी बोले तो सुकार्यता क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मटेरियल की कार्य करने की जो दर होती है, क्षमता जो होती है, वह उसकी सुकार्यता कहलाती, कितना काम में वो आसान है, सुकार्य है। ठीक है, तो हम जब सीमेंट के पार्टिकल में विनसोल वनस्पति, वसा, तेल, वसा अम्ल, फैटी एसिड, ये पीस कर जब हम मिला देते हैं, ठीक है, तो इसमें हल्के हल्के से बबल बनने शुरू हो जाते हैं। जब बबल बनने शुरू हो जाते हैं तो कंक्रीट में आप हल्का सा फावड़ा लगाते हैं, या सीमेंट को आप जल्दी से एग्रीगेट से मिला के और कंक्रीट जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें तुरंत ही मोशन में आ जाता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन भी कम पानी के होने पर भी क्रिया करने लगता है। ठीक है, तो ऐसी सीमेंट में वाटर सीमेंट रेशियो की कम आवश्यकता होती है, और ये वर्केबल भी होती है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद का पार्ट में अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। मेरा एक यह भी रीज़न है छोटे छोटे वीडियो बनाने का, कि अगर मैं एक साथ वीडियो बना देता हूँ तो छात्रों को एक साथ पढ़ने और समझने और उसको स्टोर करने में माइंड में दिक्कत होगी। इसलिए मैं अभी मैं पढ़ा सकता था एग्रीगेट का पार्ट और जो है और नीचे का पार्ट, है ना, तो लेकिन मैं उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। आप ये वीडियो देख के और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद मित्रों।